बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनएमआर के अंदर रिलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम का। तो आए हम देखते हैं। यहाँ पे आप न्यू को मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से याद करते हैं, जबकि पी को एंगुलर मोमेंटम के नाम से याद करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी न्यूक्लियर अगर वो स्पिन रखता है तो उसका स्पिन डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है विद दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम किसी भी न्यूक्लियर के अंदर अगर होता है तो उसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। एक हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स अप्रोच है और दूसरी क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच है। क्लासिकल मैकेनिक्स के हवाले से कोई भी जो न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम रख रहा होता है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें क्वांटम फिज़िक्स को सामने रखते हुए या क्वांटम मैकेनिक्स को सामने रखते हुए, तो याद रखें कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डेंस तमाम के तमाम न्यूक्लियाई स्पेसिफिक वैल्यूज़ रखते हैं। देयर वैल्यूज़ आर क्वांटाइज्ड। दिस इज़ एक्चुअली द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो एजम्पशन है कि कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो वो यहाँ पे हमारे जो टारगेट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। हम अपने टारगेट्स उसकी मदद से हासिल नहीं कर पाते, तो लिहाजा हमें क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेना पड़ता है। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेते हैं तो वहाँ से फिर जो एंगुलर मोमेंटम है, इस एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे आती है, दैट इज h/2 इंटू m। आप इस इक्वेशन से नज़र आ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ पे m आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो जबकि अगर हम इससे आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हवाले से बात करें तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने लास्ट क्लास में भी देखा था कि ये दर हकीकत 2i+1 के इक्वल होते हैं। दर हकीकत मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब i जिसको आप स्पिन क्वांटम नंबर कह रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए किस तरह से एक सीक्वेंस डेवलप हो रहा है कि एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ऊपर डिपेंडेंस है उसकी, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बजाते खुद स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंडेंस है। तो अगर मिसाल के तौर पे हम चूँकि इसके अंदर हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को और C13 को कंसिडर कर रहे होते हैं, और हम जानते हैं कि प्रोटॉन को अगर ले लिया जाए या C13 को ले लिया जाए तो उनकी हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो इसको अगर हम इस इक्वेशन के अंदर रखें तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आती है। अब इस 2 का ये जो हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है, जो कि हम कहते हैं कि इसका m 2 के इक्वल आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स वैल्यूज 2 का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी प्रोटॉन दर हकीकत +½ या -½ वैल्यूज रख रहा है। तो इसको अगर आप हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए एक स्पेशल फार्मूला है, जिस फार्मूला की मदद से हम इसको डिनोट करते हैं, दैट इज़ -i, -i
+1 up to 0 up to I -1 कोमा +i। तो इस फार्मूला की रिजेम्बलेंस इन न्यूक्लियर के केस में बिल्कुल उसी फार्मूला की तरह है जिसको आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए कंसिडर कर रहे होते थे और आप कह रहे होते थे कि m-l अप टू 0 अप टू +l होता है। तो ये उसका एनालॉग है, इन दोनों के दरमियान एनालॉजी है। तो जब आप इस प्रोटॉन की I जो कि वैल्यू 1/2 है इसको इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो आपके पास दो रिजल्ट्स आते हैं। एक आपके पास रिजल्ट है -1/2 का और दूसरा रिजल्ट है +1/2। तो दर हकीकत ये दो मैग्नेटिक वैल्यूज़ हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़ हैं जो आपको हासिल हो रही हैं किसी भी प्रोटॉन के लिए या किसी भी ऐसे न्यूक्लियर के लिए जिसका स्पिन 1/2 होता है, जिसकी कैपिटल I वैल्यू 1/2 होता है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोटॉन के लिए दो वैल्यूज़ आ रही हैं। एक वैल्यू आपके पास मैग्नेटिक वैल्यू -1/2 है और दूसरी मैग्नेटिक वैल्यू +1/2 है। तो इसी तरह अगर आप इसको किसी ऐसी स्पीशी के लिए कंसिडर कर लें जिसकी स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू 2 हो, तो देखिए इसको अगर आप इस फार्मूला के अंदर रखेंगे 2i + 1, तो आपके पास इस केस के अंदर टोटल 5 मैग्नेटिक वैल्यूज़ प्रोड्यूस होने जा रही हैं। तो ये 5 मैग्नेटिक वैल्यूज़ बिल्कुल इसी तरह से होंगी जैसे आप कहते हैं कि 0 +-1 +-2। तो ये 5 वैल्यूज़ आपके पास हासिल हो रही होती हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फार्मूला से। तो इसी एनालॉग फार्मूला के अंदर जब आप इसको रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 5 वैल्यूज़ मिल जाएंगी जिसमें आप कहेंगे कि m1 + 2 के इक्वल है, m2 + 1 के इक्वल है, m3 की वैल्यू मैग्नेटिक वैल्यू 0 है, m4 की -1 है और m5 की -2 है। तो आप इस तरह से 5 वैल्यूज़ हासिल करने जा रहे हैं इन ऐसे न्यूक्लियर के लिए जिन न्यूक्लियर का स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू 2 होती है। तो आप आगे हम इसी स्पिनिंग न्यूक्लियस को मैग्नेटिक मोमेंट के साथ एसोसिएट करने जा रहे हैं। तो आए हम इसको मैं रेज करना चाहूँगा, इससे हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी न्यूक्लियर जो एंगुलर मोमेंटम रख रहा होता है, स्पिनिंग न्यूक्लियर, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमने उसका देखना है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट का एंगुलर मोमेंटम के साथ ये रिलेशन होता है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू गैमा पी। अब यहाँ पे गैमा गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, पी एंगुलर मोमेंटम है। तो लिहाजा आप सिंपली इस फार्मूला को इस पी की वैल्यू पे प्लेस कर सकते हैं। जब आप इसको प्लेस करेंगे तो आप सिंपली जो इक्वेशन नई हासिल करने जा रहे हैं वो आपके पास कुछ इस तरह से होगी, दैट इज गैमा h/2π × m। तो ये रिजल्टेंटली हमें जो इक्वेशन मिल रही है जिसके अंदर म्यू हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, तो एक बार फिर से ये इक्वेशन हमें इस तरफ इशारा कर रही है कि ये मैग्नेटिक मोमेंट दर हकीकत इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ एसोसिएटेड है, उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। जबकि इस इक्वेशन के अंदर आपके पास ये जो गैमा है जिसको आप गायरोमैग्नेटिक रेशो का नाम देते हैं, ये गायरोमैग्नेटिक रेशो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है हर न्यूक्लियर के लिए। हर डिफरेंट न्यूक्लियर के लिए इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है। जैसा कि मिसाल के तौर पे
मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो हमारे पास ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की हमारे पास जो गायरोमैग्नेटिक रेशो होती है दैट इज़ 26.74 रेडियंस पर सेकेंड पर टेस्ला। इसी तरह अगर हम ड्यूट्रियम को कंसिडर कर लें तो इसकी हमारे पास 4 होती है। इसी तरह अगर हम C13 को कंसिडर कर लें तो इसकी हमारे पास 6.72 रेडियंस पर सेकेंड पर टेस्ला होती है। तो याद रखें स्टूडेंट्स के ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशो है, इस गायरोमैग्नेटिक रेशो का किसी भी न्यूक्लियर के मास नंबर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है कि जैसे जैसे किसी न्यूक्लियर का मास बढ़ता चला जाएगा ये गायरोमैग्नेटिक रेशो कम होती चली जाएगी। तो देखिए आप देख रहे हैं कि हमने चूंकि इन दो न्यूक्लियर को NMR के अंदर ज़्यादा फोकस करना होता है तो हमारे पास प्रोटॉन की जितनी गायरोमैग्नेटिक रेशो वैल्यू है C13 को उस हिसाब से कम हो रही है। उसकी वजह ये है कि C13 हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा मास रख रहा होता है, तो आपके पास जो गायरोमैग्नेटिक रेशो कम होने जा रही है वो तकरीबन 4 to 5 टाइम्स कम होने जा रही है। तो ये गायरोमैग्नेटिक रेशो का किसी भी न्यूक्लियर के मास नंबर के साथ ये रिलेशन होता है। तो हम देख रहे थे अभी कि किस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ एक रिलेशन होता है। तो अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, ये रिलेशन है, तो फिर हम इसी से आगे वेरी नेक्स्ट आर्टिकल जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हेडिंग नेक्स्ट हमारे पास है वो रिलेशन है और वो एनर्जी रिलेशन है मैग्नेटिक डाइपोल का इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आए अब हम इसको देखते हैं। तो याद रखें कोई भी जो स्पिनिंग न्यूक्लियर होता है, साफ ज़ाहिर अगर वो स्पिन कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम भी है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी है। जब मैग्नेटिक मोमेंट वो पोजेस कर रहा होता है तो अल्टीमेटली उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो एक डाइपोल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दूसरे अल्फाज में कह रहे थे क्या, वो एक चूँकि टिनी बार मैग्नेट के तौर पे काम कर सकता है, तो जो बार मैग्नेट होता है उसके ऊपर भी नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, तो हम इसको भी नॉर्थ और साउथ पोल के तौर पे कंसिडर कर लेते हैं। तो याद रखें कि हमारे पास कोई भी जो डाइपोल इस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसकी एनर्जी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी होती है और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम जिस फार्मूला की मदद से प्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, दैट इज़ म्यू E इज इक्वल टू म्यू बी नॉट। अब इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि E एनर्जी है किसी भी उस मैग्नेटिक डाइपोल की जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और म्यू आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है। तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो आ रही है इसको हम इस एनर्जी इक्वेशन के अंदर उठा कर रखेंगे। जब हम इसको एनर्जी इक्वेशन के अंदर उठा कर रखते हैं तो हमारे पास इसकी एनर्जी इक्वेशन की सूरत हाल कुछ इस तरह से आ जाती है, गैमा बी नॉट ओवर 2 पाई इंटू एम। अब दर हकीकत एम को अलहदा साइड पे रखने का मकसद ये है कि देखें, याद रखें कि आपके पास गैमा गायरोमैग्नेटिक रेशो है और ये हर न्यूक्लियर के लिए स्पेसिफिक होती है। एच आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड होती है। बी नॉट आप बात कर रहे हैं स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है, तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज नहीं कर रहे। आपके पास 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो रिजल्टेंटली ये सारे का सारा फैक्टर जब कांस्टेंट हो जाता है तो आपको एनर्जी का और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का आपस में रिलेशन नज़र आता है। तो लिहाजा आप यहाँ पे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं
कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल की एनर्जी उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, देखिए, एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इस इक्वेशन की अंदर हम एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, और वो ये हम करेंगे कि हमारे पास जो एनर्जी होती है किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल की, वो क्वांटाइज्ड होती है, और क्वांटाइज्ड होने की वजह से उसकी सर्टेन वैल्यूज़ होती हैं। जिस बात को हमने स्टार्ट किया था कि जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही थी कि उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स कह रही थी कि उसकी स्पेसिफिक सर्टेन वैल्यूज़ होती हैं। तो एक बार हमें यहाँ से इस इक्वेशन से भी हमें ये एविडेंस मिल रही है कि कोई भी जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है दैट पोजेस सर्टेन वैल्यूज़, और अगर हमें इसके अंदर ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू का पता हो तो हम किसी भी न्यूक्लियस के लिए डिफरेंट एनर्जीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आए अगर हम इसको अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को प्रोटॉन के ऊपर और C13 के ऊपर, तो मैं इसको रेज करना चाहूँगा। तो देखें, अभी हमने एनर्जी के लिए इक्वेशन कैलकुलेट की है, दैट इज़ gamma h b नॉट ओवर 2 पाई इंटू m। अब ये एनर्जी अगर आपके पास दो स्टेट्स डेवलप हो जाती हैं, जिसमें एक ग्राउंड स्टेट है या एक एक्साइटेड स्टेट है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये E1 हो सकती है और E2 हो सकती है। चूँकि हम इसको प्रोटॉन के ऊपर और C13 के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमें पता है कि इनकी जो स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू होती है वो 1 होती है, और दो आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़ हासिल हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली इसको मैं अगर डायग्राम की मदद से प्रेजेंट करना चाहूँ तो मेरे पास ये B नॉट है, जिसको मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ। तो ये अगर जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो इसकी एक ही वैल्यू थी, और जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया तो अप्लाई करने पे दो आपके पास मैग्नेटिक वैल्यूज़ हासिल हो रही हैं, और उसमें फ़र्ज़ किया आपके पास ये E1 है और ये E2 है। तो साफ जाहिर है ये E1 इसी क्वेश्चन के इक्वल होगी, जिसको आप बोलेंगे gamma h b नॉट ओवर 2 पाई इंटू m। अब m अगर आप यहाँ पे लेंगे तो ये आपके पास m1 प्लस हाफ आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और इसी तरह आपके पास ये gamma h b नॉट ओवर 2 पाई अगर m के इक्वल है, तो यहाँ पे जो m होगा ये m2 होगा, जो कि -1/2 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम इसको C13 के लिए या प्रोटॉन के लिए इनकी एनर्जीज़ को इस तरह से देखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो स्पिन होता है ये अपवर्ड इसका होता है, और यहाँ पे इसका स्पिन डाउनवर्ड होता है। तो हम इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इन मैग्नेटिक डाइपोल्स को प्रेजेंट करना चाहूँ इनकी ओरिएंटेशन के हवाले से, तो मैं कुछ इस तरह से कहूँगा कि देखें, हमारे पास ये कुछ मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, और अगर आप इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड का एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर ये मैग्नेटिक डाइपोल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये साउथ पोल है तो इसका नॉर्थ पोल इधर इसके साथ आ जाएगा, और अगर ये नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल इसके साथ यहाँ पे इंटरेक्शन। तो ये देखें किस तरह से जो कि रैंडम पड़े थे न्यूक्लियाई, उनको जब आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वही मैग्नेटिक डाइपोल्स किस तरह से ओरिएंट कर लेते हैं अपने आप को। और कुछ ऐसे हैं इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपोज कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपोज कर रहे हैं। तो इसी तरह आपने ये प्रोटॉन के लिए इसको देखा, तो अब आपने ये एनर्जी लेवल्स देखे
कि जिनके अंदर स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू 1/2 थी। इसी तरह से अगर आप ड्यूट्रियम को कंसिडर कर लें, जैसे मिसाल के तौर पे मैं ड्यूट्रियम को लेता हूँ और जिसका स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो अगर आप इसको इस फार्मूला के अंदर रखें तो इस फार्मूला के अंदर रख के आपको इसकी वैल्यू 3 मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ड्यूट्रियम के अंदर इस तरह से 3 एनर्जी लेवल्स पैदा हो जाएंगे, जिसमें ये आपके पास E1 कहलाएगा, ये आपके पास E2 कहलाएगा और इसको आप E3 कहेंगे। तो ये जो एनर्जी सेपरेशंस होती हैं, इन एनर्जी सेपरेशंस को इस इक्वेशन की मदद से इस्तेमाल करते हुए हम इन एनर्जीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स के कुछ किताबों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को B से जाहिर किया जाता है, कुछ में B0 से लिखा जाता है, कुछ में H0 लिखा होता है। तो इसके लिए हमारे पास बाकायदा एक फार्मूला होता है जिसको हम कुछ इस तरह से जाहिर कर सकते हैं, दैट इज μ0 H प्लस μ0 M। तो इस फार्मूला के अंदर जो नोटेशंस है, ये B हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड को आप नेट मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी याद करते हैं। जबकि हमारे पास μ0 मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम है। आप इसको म्यू कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर μ0 करेंगे तो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाएगी, ऑफ फ्री स्पेस। जबकि H आपके पास कहलाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड है। ऑफ सोलेनॉइड। और जबकि M आपके पास कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। तो देखिए, इस फार्मूला को मैं इस तरह से आपको बयान करना चाहूँगा कि आप ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करते हैं, ये आपके पास H, आपको पता है कि कोई भी जो सोलेनॉइड होती है उसके अंदर से जब करंट गुजरता है तो वो अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लेती है। तो सोलेनॉइड के अंदर करंट गुजरने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको आप H से जाहिर करते हैं। और उसी सोलेनॉइड के अंदर अगर आपने कोई मैग्नेटाइज्ड मटेरियल रख दिया है, जैसे आपने आयरन रख दिया है, या जैसे यहाँ पे इस केस के अंदर आप प्रोटॉन्स को रख रहे होते हैं या C13 को रख रहे होते हैं या अपने सैंपल को रख रहे होते हैं, तो डेफिनेटली वो इंटरेक्ट कर रहा होता है उस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल ने मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करना होता है, जो फील करना होता है, उसको आप M से जाहिर करते हैं। और जबकि आपके पास ये μ0 या म्यू की शक्ल में आपके पास कांस्टेंट है जिसको मैंने बता दिया, तो लिहाजा आप कंक्लूड ये कर सकते हैं कि B आपके पास μ0 H है। कुछ किताबों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के लिए B को लिख दिया जाता है, ये भी ठीक है। कहीं पे B0 लिख दिया जाता है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। कहीं पे आप H0 कर देते हैं, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। आप इन तमाम नोटेशंस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आपको इस इक्वेशन के हवाले से इस नोमेनक्लेचर का पता हो। तो अगर कहीं पे B0 लिखा हुआ है तो आप यही समझ लें कि वो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन उसमें वैक्यूम परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस को कंसिडर किया गया होगा। अगर अकेला B लिखा हुआ है तो उसमें कोई भी परमिएबिलिटी जो है वो स्पेस के अलावा किसी भी मीडियम की हो सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नोटेशंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच।